कंक्लूड करने जा रहा हूँ इस विषय की। बंगाल के लोगों को याद होगा कि हम लोग इस लॉकडाउन की वजह से डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं और डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए वर्चुअल अधिवेशन ले रहे हैं। हमारे दुश्मनों ने हमारी गतिविधियों को ठप करने की कोशिश की, मगर हमें इस परिस्थिति में भी हमारी गतिविधियां कैसे आगे बढ़ाई जाए इसका हमने संकल्प किया और डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए वर्चुअल रैलियों का आयोजन किया, वर्चुअल अधिवेशनों का आयोजन किया, वर्चुअल कार्यक्रमों का आयोजन किया। उसी के तहत आज पश्चिम बंगाल का 18वां राज्य अधिवेशन हो रहा है। इसके लिए जो विषय रखा गया है वो विषय है पश्चिम बंगाल में शासन और प्रशासन में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ की भागीदारी आज की तारीख में बहुत कम है। इसका मूल कारण क्या है? एक गंभीर चिंतन, ये एक विषय है। और दूसरा अथवा में विषय रखा गया है सरकारी संस्थाओं का निजीकरण करके एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ को गुलाम बनाने का ब्राह्मणवादियों का षड्यंत्र है, एक गंभीर चर्चा। ये अथवा में दूसरा विषय रखा गया है। तो दोनों विषयों को क्लब करते हुए मैं अपनी बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने ये प्रयास करूँगा ज़्यादा समय लिए बगैर कि किस तरीके से जो आरक्षण है और सरकार में प्रतिनिधित्व की बात है वो भारत के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में उसने प्रवेश किया और उसका इतिहास क्या है। तो सबसे पहले मैं 1918 को जब साउथ बरो कमीशन भारत में आया तो साउथ बरो कमीशन के सामने बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना रिटर्न मेमोरेंडम सबमिट किया और इस रिटर्न मेमोरेंडम में जो डिप्रेस क्लासेस के लोग थे, जिसे भारत के ब्राह्मणों की धर्मशास्त्र के तहत अनटचेबल कहा गया था, उन अनटचेबल लोगों को सरकार में प्रतिनिधित्व देने का मामला बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा उठाया गया। और ये मामला छत्रपति शाहू महाराज के जो पॉलिसी थी जातीय प्रतिनिधित्व की, उसके तहत उठाया गया, ऐसा मेरा ओपिनियन है। और जब उन्होंने ऐसा मामला उठाया तो एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर ने और दूसरा जो मराठा और बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के लिए छत्रपति शाहू महाराज के तरफ से भास्करराव जाधव के द्वारा प्रतिनिधित्व का मामला, विधिमंडलों में प्रतिनिधित्व का मामला उठाया गया। क्योंकि जो सरकार है वो प्रतिनिधियों के द्वारा चुनकर आने के बाद बनाई जाती है, जिसको बहुमत मिलता है वो सरकार बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं। तो ये सबसे पहले 1918 में ये मामला आया और बाबा साहब अम्बेडकर ने अनटचेबल के लिए और छत्रपति शाहू महाराज की प्रेरणा से दोनों ने, जिसमें भास्करराव जाधव भी थे, उन्होंने पॉपुलर गवर्नमेंट में हमारे लोगों को प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए उन्होंने कोशिश की। मगर जो अंग्रेज़ों की सरकार थी, अंग्रेज़ों की सरकार ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसकी बहुत बड़ी वजह थी कि बाल गंगाधर तिलक इसके विरोध में थे और वो ये कहते थे कि तेली, तंबोली और कुंभटों को संसद में जाकर क्या हल चलाना है
इसका मतलब ये है कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, उस आज़ादी में हमारे लोगों को हक और अधिकार मिलने वाले नहीं थे। इसका मतलब अंग्रेज भारत छोड़कर जाए और अंग्रेज की जगह ब्राह्मण भारत का हुक्मरान बने, इसके लिए ये सारी की सारी कोशिश हो रही थी। इस वजह से 1919 का जो एक्ट बना, फर्स्ट इंडिया एक्ट बना, उस एक्ट में इन दावों को अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं किया। भास्करराव जाधव के द्वारा जो दावा किया गया, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो दावा किया, उसको स्वीकार नहीं किया गया और उनका केवल नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव स्वीकार किया गया कि गवर्नर के द्वारा उनका प्रतिनिधि नॉमिनेट किया जाएगा। और फिर उस एक्ट में ये आश्वासन दिया गया कि हर 10 साल बाद जो भारतीय लोगों को पॉपुलर गवर्नमेंट में हिस्सेदारी दी जा रही है, उसका अभ्यास करने के लिए हर 10 साल बाद दोबारा कमीशन नियुक्त किया जाएगा। तो जो कमीशन 18 को आया था, उसको ध्यान में रखते हुए 1927 के आसपास दूसरा कमीशन, साइमन कमीशन भेजने की अंग्रेज़ों ने तैयारी की। और जब ये आया तो उस समय गांधी जी कांग्रेस के नेता बन चुके थे। 1920 में 20 तक बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के सर्वे सर्वा थे। 20 के बाद गांधी जी कांग्रेस के नेता बने और जब गांधी जी कांग्रेस के नेता बने तो लोग ऐसा सोचते थे कि बाल गंगाधर तिलक का नेतृत्व तो ब्राह्मणों का था, गांधी जी का नेतृत्व गैर ब्राह्मणों का था, इसलिए इनके नीति में फर्क आएगा। मगर जब अंग्रेजों ने साइमन कमीशन के द्वारा ये घोषित किया कि 1919 को जिन लोगों को हमने प्रतिनिधित्व नहीं दिया, उन लोगों के दावों को सुना जाएगा और उनको प्रतिनिधित्व देने के बारे में, एक्सटेंशन करने के बारे में, उनको प्रतिनिधित्व का विस्तार करने के बारे में विचार किया जाएगा। ऐसी पॉलिसी जब साइमन कमीशन ने घोषित की, इसका मतलब है अंग्रेज़ों ने और साइमन ने जो वंचित लोग थे SC ST OBC के, उन लोगों के बारे में सोचना शुरू किया। तो गांधी जी ने सोचा कि हम लोग तो हमारे आज़ादी का आंदोलन चला रहे हैं ब्राह्मण बनिया के, हम लोग सभी लोगों के आज़ादी का आंदोलन नहीं चला रहे हैं। तो अगर SC ST OBC के लोगों को अधिकार मिल जाता है, विधिमंडलों में, कानून बनाने वाली संस्थाओं में प्रतिनिधित्व मिल जाता है, तो फिर तो इन लोगों को आज़ादी मिल जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए गांधी जी ने साइमन कमीशन के विरोध में साइमन चले जाओ का आंदोलन शुरू किया। वो आंदोलन इतना बड़ा था, इतना उग्र था कि पंजाब में लाला लाजपत राय के द्वारा लाहौर में जब इसका विरोध किया गया तो ऐसा कहा गया अखबार वालों ने कि लाला जी के छाती पर पुलिस वालों की लाठी पड़ने से लाला जी को बहुत शरीर को हानि हुई और जब उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया तो उसके बाद उनका मृत्यु हुआ। तो अखबार वालों ने ऐसा लिखा कि लाला जी देश के आज़ादी के लिए शहीद हुए। अगर मुझे इतिहास लिखने के लिए कहा जाए तो मैं ये कहूँगा लाला जी आज़ादी के लिए शहीद नहीं हुए। लाला जी SC ST OBC के लोगों को साइमन कमीशन के द्वारा प्रतिनिधित्व देने का जो ऐलान किया गया था, उसका विरोध करने के लिए शहीद हुए। यानी हमारे लोगों को अधिकार नहीं मिलना चाहिए, इसके लिए शहीद हुए। तो ये बात आज के तारीख में जो नौजवान पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों को ये इतिहास पता नहीं है ना, ये इतिहास पढ़ाया जा रहा है। अगर पढ़ाया भी जा रहा है तो आधा अधूरी बात पढ़ाई जा रही है, जो दूसरी बातें हैं या हमारे लोगों के दावों की, SC ST OBC के दावों की बातें हैं, उनके बारे में नहीं सोचा जा रहा है, न विचार किया जा रहा है, न पढ़ाया जा रहा है, न सिलेबस में इस तरह का कोई उल्लेख आता है। इसलिए हमारे पढ़े लिखे लोगों को इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होती है।
साइमन कमीशन को जब गांधी जी और कांग्रेस के द्वारा उग्र विरोध किया जाता है तो अंग्रेजों के द्वारा गांधी जी को कहा जाता है कि आप विरोध क्यों कर रहे हो। यदि आपको ऐसा लगता है कि साइमन कमीशन जो रिकमेंडेशन करेगा उसी को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। साइमन कमीशन जो भी रिकमेंडेशन करेगा उस पर अमल करने के पहले भारतीय नेताओं के साथ में वार्तालाप किया जाएगा। जब ये आश्वासन अंग्रेज लोग गांधी जी को देते हैं तो गांधी जी अपना आंदोलन पीछे लेते हैं। जब गांधी जी अपना आंदोलन पीछे लेते हैं तो साइमन अपना रिपोर्ट तैयार करते हुए इंग्लैंड को भेज देते हैं, या इंग्लैंड को देते हैं, वो इंग्लैंड से ही आए हुए थे। जब वो रिपोर्ट देते हैं तो उस पर विचार करने के लिए 1930 को फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को जाने के पहले 1930 को उन्होंने अपने संगठन के द्वारा रेजोल्यूशन पास करते हैं। उस रेजोल्यूशन में उन्होंने लिखा है, एक रेजोल्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन में रिप्रेजेंटेशन के लिए था और एक रेजोल्यूशन विधिमंडलों में प्रतिनिधित्व के लिए था। और वो रिटर्न मेमोरेंडम उन्होंने साइमन कमीशन को दिया हुआ है, ये भी दिखाई देता है। ये सारा रिकॉर्ड रिटर्न में अवेलेबल है जो साइमन कमीशन को बाबा साहब अम्बेडकर ने रिटर्न दिया। इसका मतलब है सरकार में हमारे लोगों को प्रतिनिधित्व तो हो, इसका मतलब विधिमंडल में हो और प्रशासन में भी हो। तो ये दो बातें हम लोगों को अलग अलग करके समझना होगा। सरकार में प्रतिनिधित्व का मतलब है विधिमंडल में प्रतिनिधित्व, और प्रशासन में प्रतिनिधित्व का मतलब होता है नौकरियों में प्रतिनिधित्व। तो ये बात हम लोगों को समझना होगा। ये नौकरियों का मामला नहीं है, ये प्रतिनिधित्व का मामला है। नौकरी का मामला अलग होता है, प्रतिनिधित्व का मामला अलग होता है। डेमोक्रेसी का फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है, जो प्राण तत्व है, वो प्रतिनिधित्व है। डेमोक्रेसी में किसी भी देश का हर आदमी गवर्नेंस में शामिल नहीं होता है, इसलिए उसके तरफ से उसके प्रतिनिधि शामिल होने चाहिए। अगर लोकतंत्र को हम लोग मानकर चले तो लोकतंत्र 4 पिलर पर खड़ा है। उसमें पहला पिलर विधिमंडल है, तो विधिमंडल पर चुने हुए जाने वाले प्रतिनिधि होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन दूसरा अंग है कार्यपालिका का, कार्यपालिका में तो उसमें प्रशासन होता है और उसमें प्रतिनिधित्व का मामला होता है। तीसरा जुडिशरी है, उसमें प्रतिनिधित्व का मामला होता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। और चौथा मामला होता है मीडिया। तो मीडिया जनमत बनाने का काम करता है। उसके बगैर लोगों को अपने चॉइस की गवर्नमेंट बनाने का जो मामला है, अपने चॉइस का प्रतिनिधि चुनने का जो मामला है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हुए बगैर कोई भी लोकतंत्र खड़ा ही नहीं किया जा सकता। फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के आधार पर जनता अपना प्रतिनिधि चॉइस करती है, और प्रतिनिधि चॉइस करने के लिए जो आधार बनता है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के आधार पर बनता है। इसलिए ये प्रतिनिधित्व हर लेवल पर होना चाहिए। लोकतंत्र के चारों पिलर में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये माना जाता है, इसके आधार पर माना जाता है कि ये डेमोक्रेसी जो है ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। हम लोग ये देखने की कोशिश करें तो शासन का प्रतिनिधित्व हो और प्रशासन का प्रतिनिधित्व हो, शुरू से इसका विरोध हो रहा है। सरकार में या विधिमंडल में प्रतिनिधित्व का मामला आया तो बाल गंगाधर तिलक जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे, उन्होंने विरोध किया। इसका रिकॉर्ड अवेलेबल है और मैं कई भाषणों में ये बात कर चुका हूं। दूसरी बात, 1902 को जब छत्रपति शाहू महाराज ने प्रशासन में 50% रिजर्वेशन देने का ऐलान किया, जिसमें ब्राह्मण, शेनवी, कायस्थ और पारसी, इन 4 लोगों को छोड़कर शाहू महाराज ने बाकी सारे लोगों को अपने प्रशासन में
50% प्रतिनिधित्व देने का ऐलान किया था। इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि उन्होंने मराठा जाति को भी बैकवर्ड घोषित किया था। यानी एक राजा मराठा जाति का है, मराठा जाति का राजा है, वो राजा भी अपनी प्रजा जो मराठा है उसको बैकवर्ड मानता है। पक्षपात करने के लिए नहीं, क्योंकि समाज जीवन में जो आज मराठा दिखाई देता है महाराष्ट्र के रेफरेंस में, वो वास्तव में वो कुणबी है। और अगर मान लो 100 साल पहले जिनके पास 100 एकड़ जमीन मराठा के पास थी, अगर 100 साल में एक परिवार के अगर 200 लोग हो गए तो 100 एकड़ जमीन जो है वो एक एक आदमी को आधा आधा एकड़ आती है। यानी 100 साल में अगर देखा जाए 1902 से 1920 तक, तो आज जिसके पास 100 एकड़ जमीन थी एक परिवार के पास में, अगर उनकी संख्या उस परिवार की अगर 100 साल में 100 हो गई, एक एक एकड़, 200 हो गई आधा आधा एकड़, तो इसका मतलब है वो जमीन की मलकियत जो है वो बहुत ज्यादा आर्थिक दृष्टि से मजबूत है, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। जमीन को का टुकड़ीकरण हो गया और इससे उनकी जो आर्थिक हालत है वो मजदूरी करने के हालत में, हमारे गांव में हमने देखा कि हमारे गांव में मजदूरी करने का काम जो है वो लोग करते हैं। और पश्चिम महाराष्ट्र में और कोस्टल एरिया में जो कुणबी मराठा लोग हैं वो बॉम्बे में माथाड़ी कामगार के तौर पर जाते हुए, माथाड़ी कामगार का मतलब है अपने सर पर ढोने का काम करने वाले लोग, माथे के ऊपर, इसलिए उसका नाम पड़ा माथाड़ी कामगार। और ऐसा बॉम्बे में देखा गया कि बॉम्बे में जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके घर में जो बाई काम करती है वो ज्यादातर कुणबी महिलाएं हुआ करती थी। ये बहुत अहम बातें हैं, जानकारी के तौर पर बहुत सारी बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो जब शाहू महाराज ने रिजर्वेशन दिया तो सांगली से एक ब्राह्मण कोल्हापुर गया, और कोल्हापुर काय के लिए गया, वो जो रिजर्वेशन शाहू महाराज ने दिया उसका विरोध करने के लिए गया। तो इसका मतलब है शासन और प्रशासन दोनों में शुरू से ब्राह्मण इसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि बंगाल के लोगों ने जो विषय चर्चा के लिए रखा कि बंगाल में SC ST OBC और माइनॉरिटी की भागीदारी जो है प्रशासन में, शासन में कम है, इसका मूल कारण क्या है? ये मूल कारण मैं समझा रहा हूं कि शुरू से ब्राह्मणों का विरोध है। जब बाबा साहब आम्बेडकर ने साइमन कमीशन के सामने जब ये मामला आया तो फिर कांग्रेस जो ब्राह्मणों का संगठन था मूलतः, उसका नेतृत्व गांधी जी के पास था, मगर कांग्रेस तो बेसिकली ब्राह्मणों ने शुरू किया हुआ संगठन था। तो ब्राह्मणों का समर्थन हासिल करने के लिए गांधी जी भी इसके विरोध में खड़े थे। वो भी हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने के पक्ष में नहीं थे, उन्होंने भी इसका विरोध किया। इसके बावजूद भी बाबा साहब आम्बेडकर ये हक की लड़ाई जीतने में 17 अगस्त 1932 को कामयाब हो गए। जब कामयाब हो गए तो गांधी जी ने आमरण अनशन करके ये अधिकार छीन लिया। 24 सितंबर 1932 का पूना पैक्ट इसका दस्तावेजी सबूत है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है विरोध का, कि गांधी जी ने हमारे प्रशासन के प्रतिनिधित्व का नहीं बल्कि विधिमंडल के प्रतिनिधित्व के लिए गांधी जी ने विरोध किया। और जब विधिमंडल में हमारे लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो प्रशासन में हमारे प्रतिनिधित्व का क्या होगा? क्योंकि वो तो तब हासिल किया जा सकता है जब विधिमंडल में हमारे लोगों को प्रतिनिधित्व हो। तो ये भी विरोध किया गया। और जो आश्वासन सेकंड इंडिया एक्ट में गांधी जी ने दिया था बाबा साहब को,
उसको सैबोटेज करते हुए कांग्रेस ने अनटचेबल लोगों के प्रतिनिधित्व के चुनाव में हस्तक्षेप किया और फिर उसको सैबोटेज किया। और इसके आधार पर बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा कि यदि ये जो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन दिया गया, इस नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन से दलाल और बड़वे पैदा हो जाएंगे, ऐसे हुआ। और उन्हें सोचा यही बात आज़ाद भारत में भी दोहराई जाएगी, इसलिए उनको यह खतरा नजर आया और इसलिए सारे देश में घूम घूम कर बाबा साहब अम्बेडकर ने राष्ट्रीय स्तर का शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नाम का संगठन बनाया, जो 37 के चुनाव के लिए उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई थी, उसको उन्होंने विसर्जित किया। वो बहुत बड़ा प्रयोग उन्होंने किया और उसके द्वारा 17 लोग बॉम्बे काउंसिल पर चुनकर उन्होंने लाए थे। वो बहुत सफल प्रयोग था, मगर उससे अनटचेबल लोगों का प्रॉब्लम हल नहीं हो रहा था। वो तो जनरल हो गया था लेबर पार्टी, और इस वजह से इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को विसर्जित करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नाम का संगठन बनाया। तो 50,000 पुरुष डेलीगेट और 25,000 महिला डेलीगेट नागपुर अधिवेशन में थी। और बाबा साहब अम्बेडकर को अंग्रेज़ों ने वाइसराय काउंसिल के मंत्रिमंडल में 4 मंत्रालय का बड़ा मंत्रालय का कार्यभार उनको सौंपा गया। और उसके आधार पर जब बाबा साहब अम्बेडकर ने 13 अगस्त 1943 को उन्होंने 8.33% रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट के लोगों को ऑल इंडिया में लागू करवाया। 8.33% रिजर्वेशन लागू होने के पहले ऑल इंडिया में शेड्यूल कास्ट को कहीं पर भी नहीं था, और ये पहला निर्णय था ऑल इंडिया में प्रशासन में हिस्सेदारी का, क्योंकि तमिलनाडु में रिजर्वेशन का मामला हुआ था। शाहू महाराज ने कोल्हापुर के हद तक रिजर्वेशन दिया था। शाहू महाराज राजा थे, मालिक थे, तो वो चाहे वैसा जैसा रिजर्वेशन दे सकते थे। मगर बाबा साहब अम्बेडकर कोई छत्रपति शाहू महाराज की तरह राजा नहीं थे कि उनको चाहिए और जैसा चाहे वैसा दे सकते थे। उन्होंने एक संवैधानिक आधार तैयार किया। जब उनको संविधान लिखने का मौका मिला, तब जा करके बाबा साहब अम्बेडकर ने इसका आधार तैयार किया। मगर जब उनको लेबर मिनिस्टर बनाया गया तो गांधी जी को लगा कि अंग्रेज लोग जब तक भारत में रहेंगे तब तक इन लोगों को अधिकार देते रहेंगे, तो इससे तो ये लोग आज़ाद हो जाएंगे, ताकतवर हो जाएंगे। इसलिए 9 अगस्त 1942 को गांधी ने ग्वालियर टैंक बॉम्बे से क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू की और डू और डाई का आंदोलन शुरू किया। ये आंदोलन बुनियादी रूप से हमारे लोगों को, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को, खासतौर पर SC ST OBC के लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलना चाहिए आने वाले डेमोक्रेसी में, इसके लिए ये गांधी जी ने किया हुआ आंदोलन था। और इस आंदोलन की एक विशेषता थी, जिंदगी भर गांधी जी ने अहिंसा का तरीका अपनाया था, मगर 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने हिंसा का आंदोलन में सहारा लिया और डू और डाई का स्लोगन दिया। लोगों को ये बात छुपाई जाती है कि गांधी जी ने हिंसा के द्वारा आज़ादी हासिल की, बल्कि ये पढ़ाया जाता कि अहिंसा से आज़ादी हासिल की। ये झूठ बात है, ये सही बात नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इस बात को सिद्ध करते हैं कि गांधी जी ने हिंसा के द्वारा और सार्वजनिक हिंसा का उन्होंने आह्वान किया था, डू और डाई, करो या मरो। और जब ये करो या मरो का नारा लगाया गया था तो उस समय चर्चिल प्रधानमंत्री थे लंदन में, तो वो कभी भी आज़ादी की बात नहीं करते थे। मगर उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि अब हम लोगों को शायद भारत छोड़कर जाने का समय आ गया है। तो लॉर्ड वेवेल के द्वारा गांधी जी को पूछा जाता है कि क्या SC ST के लोगों को, बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दिया जाएगा?
माइनॉरिटी के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दिया जाएगा? तो गांधी जी इनकार कर देते हैं कि ऐसा कोई सेफगार्ड नहीं दिया जाएगा। तो इन लोगों को मालूम हो जाता है कि गांधी जी तो संविधान के द्वारा किसी प्रकार का कोई अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है, मगर हिंसक आंदोलन की वजह से और वर्ल्ड वार की वजह से अंग्रेज कमजोर हो जाते हैं। उसका दूसरा एक कारण मिलिट्री में विभाजन हो गया था और सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा करवाया था, इस वजह से भी वो जाने के बारे में सोचते हैं। उसका बड़ा कारण ये भी था। और इस वजह से 2 सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट बनाया जाता है और इस इंटरिम गवर्नमेंट के लिए जो पहले वाइसराय काउंसिल का मंत्रिमंडल था उनको डिसॉल्व किया जाता है और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। लियाकत अली जो बाद में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाता है। सरदार पटेल को होम मिनिस्टर बनाया जाता है। तो उसमें जगजीवन राम को मंत्री बनाया जाता है शेड्यूल कास्ट के तौर पर। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने ये ऑब्जेक्शन लिया कि जगजीवन राम तो कांग्रेस के सदस्य है, वो अनुसूचित जाति के सदस्य थोड़ी है, उनको अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता, उनको तो कांग्रेस का प्रतिनिधि माना जा सकता है, वो उनको अनुसूचित जाति का प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता। और इसलिए ये बात जानने और समझने की है बहुत गहराई से कि ये सारा इतिहास मैं आप लोगों को बता रहा हूं, उसमें बहुत बड़ा इतिहास। जब 15 मार्च 1947 को बाबा साहब आम्बेडकर अपना रिटर्न मेमोरेंडम संविधान सभा को देते हैं, ये रिटर्न मेमोरेंडम जब गांधी जी को पढ़ने को मिलता है तो गांधी जी ऐसा सोचते हैं कि इसको तो अंग्रेजों की मान्यता पहले से है, इसको मुस्लिम लीग की भी मान्यता है। अगर मुस्लिम लीग को पहले से सेपरेट इलेक्टेड लागू है, अगर मुस्लिम लीग को सेपरेट इलेक्टेड लागू है, उसी तरह का सेपरेट इलेक्टेड एससी और एसटी को भी लागू हो जाता है, तो 32% मुस्लिम और 22.5% एससी और एसटी, तो लगभग 55 हो जाते हैं और दिगर माइनॉरिटी के लोग मिलाकर 60% हो जाते हैं। तो कांग्रेस के लिए प्रतिनिधित्व की संख्या 40% बचती है और 100% 40% लोग अगर कांग्रेस के चुनकर भी आते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने के लिए उनके पास 11% लोगों की कमी होती है। इसकी भरपाई या तो 22.5% में से एससी एसटी के लोगों के समर्थन से कर सकते थे और या तो माइनॉरिटी के होंगे। वैसे भी ब्राह्मणों के लिए भारत भूमि उनकी मातृभूमि नहीं है, सावरकर की तरह वो पुण्य भूमि हो सकती है, मगर भारत ब्राह्मणों की मातृभूमि नहीं है। तो जब वो मातृभूमि है ही नहीं तो उसके टुकड़े होने से ब्राह्मणों को दुखी होने की कोई वजह नहीं थी। इसलिए ब्राह्मणों ने निर्णय लिया कि भारत का विभाजन करना होगा। विभाजन से क्या क्या होगा, बहुत अहम बातें हैं, क्योंकि जो बंगाल में प्रशासन में हमारे लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं है, ऐसी हमारे लोगों को, बंगाल के लोगों को चिंता है। उनको मालूम नहीं है कि ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, यही वो मतलब बैकग्राउंड में समझा रहा हूं ताकि बात पता चले, समझ में आ जाए। तो इस तरह से पार्टीशन से गांधी नेहरू ने क्या सोचा, क्या होगा। पहली बात, पार्टीशन से क्या होगा कि कांग्रेस का इक्वल लेवल पर मुकाबला करने वाले जो मुस्लिम लीग के लोग हैं, उसके नेता भी बैरिस्टर है, मोहम्मद अली जिन्ना बैरिस्टर, लियाकत अली बैरिस्टर, प्रांतीय लेवल के उनके बड़े बड़े नेता बैरिस्टर, कांग्रेस के नेता भी बैरिस्टर। तो उन्होंने मुसलमानों को कहा कि मुसलमान बराबरी के लोग हैं और ये लोगों का जब वो भारत में रहेंगे तो इनके सपोर्ट के बगैर सरकार बनाना संभव नहीं होगा और ये विरोध में रहेंगे तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग बैलेंसिंग में रहेंगे। वो या तो मुसलमानों का सपोर्ट देकर, मान लो 32% मुसलमान, 22% एससी एसटी, 55% हो गए।
51% लोगों की ज़रूरत थी, 55% रिप्रेजेंटेशन होता था, तो सरकार तो मुसलमानों का प्रधानमंत्री बनने का खतरा पैदा हो गया था आज़ाद भारत में। मगर मुसलमानों का प्रधानमंत्री SC ST के समर्थन से हो सकता था। और अगर मुसलमानों का प्रधानमंत्री नहीं बनना है, मान लो ब्राह्मणों का ही बनना है, तो ब्राह्मणों के पास 40% रिप्रेजेंटेशन था और 22.5% जो है वो शेड्यूल कास्ट के पास था। तो 22.5 में से अगर 11% लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं तो ही उनकी सरकार बनती। यानी कांग्रेस की सरकार भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के समर्थन से नहीं बन सकती थी, मुसलमानों की सरकार भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के समर्थन से नहीं बन सकती थी। तो गांधी और नेहरू ने यह सोचा कि अगर मुसलमानों को हम पाकिस्तान दे देते हैं तो हमारा मुकाबला करने वाला आज़ाद भारत का बड़ा संगठन पाकिस्तान चला जाएगा, तो बराबरी में मुकाबला करने वाले जो लोग हैं पाकिस्तान चले जाएंगे और फिर कांग्रेस का मुकाबले करने वाला कोई संगठन ही भारत में नहीं बचेगा। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को हम पाकिस्तान को मान्यता देंगे, अंग्रेजों के सामने शर्त रखेंगे कि यदि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को सेपरेट इलोक्टेड नहीं दिया जाता तो हम पाकिस्तान को मान्यता देंगे। तो अंग्रेज भी इस बात को मानेंगे। तो एक तीर से दो निशान साध्य हो सकते हैं। मुकाबला करने वाले मुसलमान पाकिस्तान चले जाएंगे, SC ST का सेपरेट इलोक्टेड का समर्थन करने वाले मुसलमान जब पाकिस्तान चले गए जाएंगे तो SC ST का समर्थन करने वाला मुसलमान भारत में नहीं रहेगा। अंग्रेजों को हम लोग SC ST को सेपरेट इलोक्टेड ना दिया जाए इस शर्त पर पार्टीशन स्वीकार करेंगे। तो SC ST का भी बंदोबस्त हो जाएगा। फिर रहता है बैकवर्ड क्लास। तो बैकवर्ड क्लास को आजाद भारत में हिंदू बनाएंगे और ब्राह्मणों का गुलाम बनाकर उनका इस्तेमाल करेंगे। ये जो अनुमान मैंने कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के लोगों के दिमाग में क्या चल रहा था उसको मैं इंटरप्रीट करके बता रहा हूं, इमेजिन करके बता रहा हूं, कल्पना करके बता रहा हूं। तो कुछ लोग कह सकते हैं ये तो काल्पनिक बातें हैं, इसका कोई सबूत है? आजाद भारत में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के साथ जो व्यवहार गांधी और कांग्रेस ने किया, उनको नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन लागू किया, ये सबूत है। दूसरा सबूत, बैकवर्ड क्लास के लोगों को जो वादा नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में किया, वो वादा उन्होंने देने से इनकार कर दिया। ये दूसरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। और तीसरा एविडेंस है, बैकवर्ड क्लास के जातीय आधारित गिनती के कानून को रद्द करके धर्म आधारित गिनती का कार्यक्रम शुरू कर दिया, यानी उनको हिंदू बना दिया। ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूं वो काल्पनिक नहीं है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ऐसा उन्होंने किया। और इस तरह से गांधी और नेहरू ने यह सोचा इससे क्या होगा, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर सिंगल आउट हो जाएंगे, उनका समर्थन करने वाला कोई रहेगा ही नहीं भारत में, अंग्रेज को भी हम उनके विरोध में खड़े कर देंगे। ऐसा ही हुआ। और इस तरह से ये विरोध का इतिहास मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो नॉन इम्प्लीमेंटेशन हुआ भारत में प्रशासन में रिजर्वेशन का, वो शुरू से हुआ। शुरू का उदाहरण आपको देता हूं। 51 से लेकर 26 जनवरी 1950 से लेकर 60 तक पहले दशक में क्या किया? दो बातें किया कांग्रेस ने। नंबर एक, पहली बात ये किया कि ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन था, आज भी हमारे PhD है ना SC ST के PhD, उनको नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन समझ में नहीं आता। रियल रिप्रेजेंटेशन एंड द नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन, बाबा साहब आम्बेडकर का शब्द है ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन। हमारे हाईली एजुकेटेड शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं,
बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, जो माइनॉरिटी के मुसलमान हैं, पॉलिटिकली कॉन्शियस लोग हैं, उनको भी नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन समझ में नहीं आता, जबकि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टेड लागू था। उन्होंने इस मुद्दे का कोई अभ्यास ही नहीं किया कि ये मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टेड क्यों लागू था, क्योंकि उनको यह आशंका थी कि कांग्रेस उनके नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव खड़ा कर सकते हैं। तो ये उनको नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन का स्टडी नहीं है, इसलिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को है उसको वो समझ नहीं पाते। न एससी के पढ़े लिखे लोग समझते, न शेड्यूल ट्राइब के लोगों को समझ में आता है, न ओबीसी को समझ में आता है, न माइनॉरिटी के लोगों को समझ में आता है। इसलिए मेरे साथ बात करते वक्त लोग ऐसा बोल रहे हैं, आप लोगों के तो 131 मेंबर पार्लियामेंट है भाई। बहुत सारे ऐसे मुसलमान मेरे से मिलते हैं, वो ऐसा बात करते हैं, वो पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ा लिखा एक आदमी जो है वो मेरे पास आया, एक मेडिकल साइंस का डॉक्टर जो है दिल्ली ऑफिस में मिलने के लिए, वो ऐसा कह रहा है, इसका मतलब पता ही नहीं है। यानी पता ना होना तो आप विश्लेषण नहीं कर सकते, आप रियल कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर आप कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते तो अपनी राय नहीं बना सकते, अपना ओपिनियन नहीं बना सकते। जब अपना ओपिनियन नहीं बना सकते तो अपना खुद का फैसला नहीं बना सकते। दूसरे के फैसले को केवल आप फॉलो करते रहेंगे, दूसरे के फैसले को फॉलो करते रहेंगे तो आपका क्या होने वाला है? आपको कुछ नहीं होने वाला। तो पहले 61 में कुमार जब पॉलिटिकल रिजर्वेशन एक्सटेंशन किया गया, सारे देश के बाबा साहब अम्बेडकर जीवित तो थे नहीं, सारे अखबारों के एडिटोरियल में ये लिखा गया 61 में, अगर रिकॉर्ड अवेलेबल है आर्काइव्स में तो वो रिटर्न सबूत आपको मिलेंगे। क्या लिखा? नौकरियों का रिजर्वेशन 10 साल और बढ़ा दिया गया है। मगर पार्लियामेंट में जो बिल पास होता था वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन का बिल पास होता था। पॉलिटिकल रिजर्वेशन का बिल पास होता था, इसका मतलब क्या था? दलालों का बिल पास होता था, भड़वों का बिल पास होता था, पिट्ठू पिछलग्गू चमचों का बिल पास होता था, और दलाल बनाने वालों को और 10 साल दलाल बनाने का अधिकार दिया जा रहा है, ऐसा वो बिल पास होता था। मगर अखबार वाले कहते थे, क्या कहते थे? सर्विसेज का रिजर्वेशन लागू हो गया और 10 साल। भारत के संविधान में 330 में और 332 में और 334 में ये सब पॉलिटिकल रिजर्वेशन है। 34 में लिखा हुआ है 10 साल पॉलिटिकल रिजर्वेशन और बढ़ाया जा रहा है। अगर आप 334 पढ़ लो, 330 में पार्लियामेंट का रिजर्वेशन, 332 में विधानसभा का रिजर्वेशन एससी एसटी के लिए, और 34 में समय 10 साल का लिखित है। इसमें कहीं पर भी सर्विसेज का एडमिनिस्ट्रेटिव रिप्रेजेंटेशन का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। मगर अखबार वाले ऐसा लिखा, 61 में ऐसे लिखा। तो जो 61 में हमारा एससी एसटी का पढ़ा लिखा आदमी है, नौकरी कर रहा है रिजर्वेशन में, हाँ 10 साल बढ़ गया है, हाँ अभी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी बढ़ गया है। जो हमारे एससी एसटी के पढ़े लिखे 61 में जो पढ़े लिखे लोग थे वो पढ़े लिखे गधे लोग थे, ऐसे इसमें बोल रहा, पढ़े लिखे वो 61 के गधे लोग थे, और हाँ 10 साल बढ़ गया है। फिर 71 में, फिर हर 10 साल हुआ ना। इसकी एक खास बात, हमारे लोग रिजर्वेशन नॉन इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है तो नॉन इम्प्लीमेंटेशन 50 से ही हो रहा है, ब्राह्मण 50 से ही उसका विरोध कर रहे हैं। विरोध के लिए क्या कारण बता रहे हैं? विरोध के लिए कारण बता रहे हैं कि कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल। ये रिजर्वेशन क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है? कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल। फिर 61 में उन्होंने जब कुछ लोग मिलना शुरू हो गया, चपरासी के लिए, बाबू के लिए मिलना शुरू हो गया, तो उन्होंने लिखना शुरू कर दिया कि कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल एंड दोज हु अवेलेबल दे आर नॉट सुटेबल। योग्य लोग नहीं है।
यानी विरोध करना जारी ही था। मगर जब 71 आते आते काबिल लोग भी मिलना शुरू हो गए और काबिल लोग उनके जो रिप्रेजेंटेटिव चुनकर जाते थे उनके ऊपर दबाव पड़ना शुरू हो गया। तो उस दबाव को रिड्यूस करने के लिए कुछ इंप्लीमेंटेशन शुरू हो गया और इनके तरफ के लोग जो थे SC ST के, उन्होंने वेलफेयर यूनियन बनाया, आंदोलन शुरू कर दिया। तो हैरान करने वाली बात क्या थी कि जो सर्विसेज का रिजर्वेशन है, जो एजुकेशन का रिजर्वेशन है, उसके लिए आंदोलन होते थे, लागू करो, लागू नहीं होता था। पॉलिटिकल रिजर्वेशन लागू करने के लिए कोई भी SC ST के लोगों ने आंदोलन नहीं किया। किसी मीडिया में कोई खबर आपने नहीं देखी होगी, मगर हर 10 साल बाद वो एक्सटेंशन होता था। 71 में दोबारा हो गया, 81 में फिर इंदिरा गांधी ने किया, 71 में भी इंदिरा गांधी ने किया, 81 में भी इंदिरा गांधी ने किया। तो इसके बारे में लोहिया ने भी कभी SC ST के लोगों को सही बताया नहीं। मैं नॉर्थ इंडिया के जो यूपी और बिहार के लोग हैं जो लोहिया को बहुत बड़ा प्रोग्रेसिव मानते हैं, मैं उन लोगों को SC ST के लोगों को पूछना चाहता हूं कि क्या लोहिया ही नहीं है आपको बताया ये एक्सटेंशन क्यों हो रहा है? डिमांड भी नहीं हो रही है, मांग भी नहीं हो रही है। और बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, जनसंघ वाले सारे लोग मिलकर हाथ खड़े कर देते हैं। कांग्रेस के लोग बोलते हैं हम बीजेपी के RSS के विरोधी है, RSS के और बीजेपी जनसंघ के लोग बोलते हैं हम विरोधी है। मगर इस मुद्दे पर दोनों एक है, कम्युनिस्ट भी एक है, क्योंकि ये नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन का मामला था, उनका फायदा होता था और उनका फायदा होता था, वो एक्सटेंशन करते थे। तो 71 में भी अखबार वालों ने लिखा रिजर्वेशन और 10 साल बढ़ गया सर्विसेज का, 81 में और बढ़ गया। जब 91 में बढ़ा कुमार, जब 91 में बढ़ा तो मैंने सारे देश भर में आंदोलन चलाया। मैंने 81 में पढ़ा, मैंने 91 में पढ़ा, 91 में पढ़ा तो सारे देश भर में लोगों को बोलना शुरू कर दिया, अरे ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन, ये मैंने भारत के अंदर ये रिकॉर्डेड, मेरे पास पीछे अवेलेबल है, ऑडियो कैसेट्स अवेलेबल है, मैंने सारे देश भर में पहली बार, अरे ये 10 साल का एक्सटेंशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन है जिससे दलाल और भड़वे पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा भारी नुकसान हो रहा है, जिसकी हमारे लोग डिमांड नहीं कर रहे फिर भी एक्सटेंशन किया जा रहा है। 91 में नरसिंह ने किया। हैरान करने वाली बात 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, 2020 में नरेंद्र मोदी ने किया। यानी इसका मतलब है, और जब 91 के बाद किसी अखबार ने मेरी वजह से ये सर्विसेज का रिजर्वेशन बढ़ गया है, ये एडिटोरियल नहीं लिखा, बल्कि कुछ भी नहीं लिखा, उनको लगा कुछ लिखेंगे तो खतरा है, कुछ नहीं लिखेंगे तो ब्लैकआउट हो जाएगा, क्योंकि किसी को कोई पता ही नहीं चला। 20 में नरेंद्र मोदी ने एक्सटेंशन किया, इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं होनी थी और एक्सटेंशन कर दिया गया। हमने नोटिस भी दिया। तो इस तरह से मैं एक खास बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, बता रहा हूं, और बंगाल के लोगों को भी ये बता रहा हूं कि ये विरोध जो है तमाम, और जब बहुत बड़े पैमाने पर हमारे SC ST OBC के लोगों की संख्या मिलने लग गई, 91 आते आते इतना ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हो गए कि बहुत सारा दबाव पड़ने लगा। अब ये पढ़े लिखे लोगों को अगर डिनाई करते तो आंदोलन खड़ा होता, दे देते तो प्रशासन में रिप्रेजेंटेशन हो जाता और ज़्यादा खतरा बन जाता। तो इसको काउंटर करने के लिए प्राइवेटाइजेशन का कार्यक्रम शुरू किया गया। एक तरफ न्यायपालिका, शुरू में न्यायपालिका जो है इसके समर्थन में रही, एकदम शुरू में इक्वलिटी बिफोर लॉ के आधार पर विरोध किया, मगर बाद में रिप्रेजेंटेशन देने का काम जो है फैसले के रामास्वामी के द्वारा लगातार जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में देते रहे। मगर जब प्राइवेटाइजेशन का कार्यक्रम शुरू किया गया उसके बाद जुडिशरी ने भी रिजर्वेशन के विरोध में
स्टैंड लेना शुरू कर दिया और 90 में प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ। 92 में बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन क्रीमी लेयर के साथ लागू कर दिया गया, ये भी धोखाधड़ी कर दिया गया, ये भी न्यायपालिका के द्वारा किया गया। और 95 में सबरवाल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने रिजर्वेशन इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, इसलिए राज्यों को हम आदेश नहीं दे सकते कि आप डाटा प्रोवाइड करो कि कितना फुलफिल किया भी है, नहीं किया है। तो राज्य सरकार चाहे तो आपको दे सकते हैं, राज्य सरकार चाहे तो दे सकते हैं, मगर राज्य सरकार ने डाटा सुप्रीम कोर्ट में रखना चाहिए, देना चाहिए, इसके लिए आदेश नहीं दे सकते। वो आदेश नहीं देंगे तो डाटा क्यों देगा? केंद्र सरकार, राज्य सरकार डाटा क्यों देगा? उसको बाइंडिंग करने के लिए SC ST के लोग तो पार्लियामेंट में बोलते नहीं है। तो इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये सारा बैकग्राउंड मैं बता रहा हूं, ये सारी बातें हैं, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विरोध का एक इतिहास हमारे सामने है। बैकवर्ड क्लासेस के लोगों का रिजर्वेशन का मामला आया तो इसको काउंटर करने के लिए कांग्रेस ने खालिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान का मामला खड़ा कर दिया। यानी भारत के विभाजन को हम विरोध कर रहे हैं, ये शो किया गया, मगर इसके पीछे खालिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान का जब नारा लगाया जाएगा तो बैकवर्ड क्लास का आदमी जो है, बैकवर्ड क्लास का आदमी तो कुमार, वो तो हिंदुस्तान के समर्थन में खड़ा रहेगा। मैं बीड़ जिले में माजल गांव में गया, धनगर जाति का प्रोफेसर था, मैंने उनको मंडल कमीशन समझाने की कोशिश की, कहा कि उसको वो जरूरी नहीं है। उनका क्यों? तो उन्होंने संस्कृत का एक वाक्य बोला, धर्मो रक्षति रक्षम। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि धनगर जाति का आदमी धर्मो रक्षति रक्षम कैसे बोल रहा है? तो मैं समझ गया कि RSS वाया RSS मामला आया हुआ है। तो बाद में मैंने पता किया था, हाँ, लागन ले लिया है। तो धर्मो रक्षति रक्षम, तुम धर्म की रक्षा करो तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्म संकट में है, इससे हिंदू समाज का विभाजन हो जाएगा, धर्म का विभाजन हो जाएगा, उसको बचाओ। तुकाराम ने बचाने का काम नहीं किया, इसलिए तुकाराम की हत्या कर दी। तो विरोध जो है इंदिरा गांधी के द्वारा, मूलतः विरोध जो है वो मंडल कमीशन को विरोध करना था। मंडल कमीशन को विरोध क्यों करना था, उसका बहुत बड़ी वजह मैं आपको बताता हूं। वो बहुत बड़ा कारण, उन्होंने सोचा 52% का विरोध करे तो पॉलिटिकल पावर चला जाता है, समर्थन करे तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जाता है, दोनों खतरा है। इसलिए उन्होंने तीसरा रास्ता निकाला डाइवर्ट करने का। तो हिंदुस्तान वर्सेस खालिस्तान डाइवर्जन का मुद्दा था, तो कांग्रेस ने हिंदुस्तान वर्सेस खालिस्तान का मामला खड़ा कर दिया और संघ परिवार ने राम मंदिर का मामला खड़ा कर दिया। राम मंदिर बनाने का कार्यक्रम नहीं था, क्योंकि राम का जन्म अयोध्या में हुआ ही नहीं था, राम का कभी जन्म हुआ ही नहीं। इसका कोई सबूत आज तक जो राम के समर्थक लोग हैं वो नहीं दे पाए। तो ये बैकवर्ड क्लासेस को डायवर्शन का मामला था। बैकवर्ड क्लासेस को राम का झुंझुना थमाने के पीछे मकसद क्या था? ब्राह्मणों ने अध्ययन किया कि दो बैकवर्ड क्लासेस के लोग जब आपस में मिलते हैं तो अभिवादन करते हैं। तो अभिवादन क्या करते हैं? राम राम पाटील, राम राम। गाव में हेल काढून, मराठीमध्ये हेल काढून बोलण्याची, म्हणजे एखाद्या माणसानं समजा राम राम म्हटलं, राम राम पाटील साहेब, तो पाटील जो दुसरा जो राम राम म्हणजे तो थोड़ा जरा हे जोर है ना, जोर से। गांव में ऐसा, यो मैं भी गांव का रहने वाला हूँ, इसलिए ब्राह्मणों ने सोचा राम राम वाले लोग हैं, बैकवर्ड के जो लोग हैं ये राम राम वाले लोग हैं। अगर हम राम का नाम लेकर आंदोलन शुरू करते हैं तो बैकवर्ड क्लासेस का राम नाम सत्य करना
संभव है, इसलिए राम का नाम लेकर संघ परिवार के लोगों ने आंदोलन शुरू किया। और अगर समर्थन मिला तो मंदिर हो या ना हो, सत्ता के मंदिर में हम लोग जरूर पहुंच सकते हैं, ऐसी एक लंबी चौड़ी योजना बनाई। तो मंडल कमीशन आने के बाद और मंडल का आंदोलन चलने के बाद और बाबरी मस्जिद गिराने के बाद ही अटल बिहारी प्रधानमंत्री बने, पहले नहीं। ये आप उसका इतिहास देखो, जो हम इतिहास देख रहे हैं उसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर संघ परिवार का केंद्रीय सत्ता में प्रवेश हुआ, वो प्रवेश भी मंडल के विरोध पर खड़ा है, बैकवर्ड के डायवर्जन पर खड़ा है। महाराष्ट्र का ही एग्जाम्पल ले लो, नासर फरांदे माली, गोपीनाथ मुंडे वंजारी, अन्ना डांगे धनगर, उत्तर प्रदेश में विनय कटियार कुर्मी, कल्याण सिंह लोधी, और ऐसे उमा भारती लोधी, रितंबरा नाई, यानी बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को उस आंदोलन में नेतृत्व दिया गया। और जब सत्ता आई तो सत्ता में उनको पीछे कर दिया गया। राम मंदिर का ट्रस्ट बनाया गया तो उनको सदस्य भी नहीं लिया गया। इससे प्रूव हो गया कि इस्तेमाल करने के लिए सारा का सारा मामला था। मैं ये एग्जाम्पल देके बता रहा हूं कि ये सारी बातें जो है विरोध के ही रणनीति का हिस्सा था। मगर इसकी वजह से, खालिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान की वजह से इंदिरा गांधी मारी गई। तो कांग्रेसियों ने प्रोपेगेंडा किया, इंदिरा देश के लिए शहीद हो गई। जबकि मंडल का विरोध करने के लिए यह मामला उछाला गया था और इसकी वजह से यानी उन्होंने शहीद होना स्वीकार किया, मरना स्वीकार किया, मगर ओबीसी के लोगों को अधिकार देने के लिए राजी नहीं हुए। राजीव गांधी ने सोचा, मेरी मां ने बांग्लादेश बनाया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, अगर मैं श्रीलंका के 2 टुकड़े कर देता तो मेरी मां की तरह डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी मेरा दबदबा बनेगा और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी दबदबा बनेगा और ज्यादा देर तक मैं कांग्रेस का नेता बना रहूंगा और देश का प्रधानमंत्री भी बना रहूंगा। इसी में राजीव गांधी भी मारे गए। देश के लिए राजीव गांधी शहीद हो गए, ऐसा प्रोपेगेंडा किया गया। मगर मूलतः आप अगर उसके मृत्यु का डेट देखो तो आपको पता चलेगा मंडल की लड़ाई का दौर है, पीक अवर्स है मंडल की लड़ाई का। पीक अवर्स में मारा गया है राजीव गांधी। तो मैं ये विरोध का इतिहास इसलिए बंगाल के लोगों को बता रहा हूं या सारे देश के लोगों को बता रहा हूं कि जो लोग बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को प्रशासन में प्रतिनिधित्व देने की बात थी, उसके लिए शहीद होना स्वीकार किया मगर रिप्रेजेंटेशन देना स्वीकार नहीं किया। कोई सामान्य मामला नहीं है ये जो सारी बातें मैं बता रहा हूं। इसलिए उसके बाद में, क्योंकि राजीव गांधी के मृत्यु के बाद में नरसिंह प्रधानमंत्री बने और उसने प्राइवेट अहेन लागू कर दिया। प्राइवेट अहेन का कार्यक्रम इधर अभी मंडल लागू नहीं हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। पहले पॉलिटिकल लेवल पर लागू हुआ मगर वो चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में हुआ तो इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट में गया, उस दौरान नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने। 92 में 16 नवंबर 92 को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मंडल के फेवर में आया, ऐसा लोग बताते, मैं तो नहीं मानता। मगर प्राइवेटाइजेशन का कार्यक्रम नरसिंह राव ने 90 में शुरू कर दिया, 2 साल पहले शुरू कर दिया। मंडल 2 साल बाद में लागू हुआ, प्राइवेटाइजेशन 2 साल पहले शुरू हुआ। समझ आ रहा है? यानी मंडल को काउंटर करने का कार्यक्रम उसके अमल करने के पहले से शुरू कर दिया गया और क्रीमी लेन लगाकर किया। तो इस तरह से ये सारा का सारा शुरू से लेकर आखिरी तक ये सारा षड्यंत्र जो है होता रहा। इसको सही तरीके से हम लोगों को समझना होगा कि बंगाल का केवल मामला नहीं है ये। बंगाल के लोग ऐसा मानते हैं कि बंगाल में ऐसा है। बंगाल में तो कम्युनिस्टों का राज रहा। कम्युनिस्टों ने तो सारे देश भर में स्टेट के लोगों ने मंडल कमीशन लागू किया
बंगाल में तो लागू ही नहीं किया। वो इतने ज्यादा ब्राह्मणों से, वो ज्योति बसु ब्राह्मण नहीं था, ज्योति बसु का ऐसा था, और वो भी बांग्लादेश से भारत आया था, मतलब पाकिस्तान से आया हुआ माइग्रेटेड आदमी था, उसने लागू नहीं किया। हमको बताया जाता है मुस्लिम विरोधी है, मगर मुस्लिम कहां है, तो बैकवर्ड क्लासेस का विरोधी है। इन सारी बातों को अगर हम देखें तो ये विरोध का सारा तमाम इतिहास अगर हम जानने और समझने की कोशिश करें तो हमें ये दिखाई देता है कि ब्राह्मणों ने हर संभव साधनों का, जो प्रशासन में रिप्रेजेंटेशन है उसका विरोध किया, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है उसका विरोध किया, नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की तरह ओबीसी को भी पंचायत राज में दे दिया। पंचायत राज में यानी जो एस्पायरेशन बढ़ रहा था उसको संतुष्ट करने की पंचायत राज में तुम शांत रहो। ऐसा सारा का सारा खेल जो है ये खेला जा रहा है। ये फिनोमेना जो है, ये फिनोमेना केवल बंगाल का नहीं है, ये ऑल इंडिया का है। और जब तक, मैं कंक्लूजन में ये बात कह रहा हूं, जब तक ब्राह्मणों का भारत में सेंट्रल सत्ता पर, केंद्रीय सत्ता पर राज रहेगा, देश में ब्राह्मण राज रहेगा, तो तब तक ये बातें इम्प्लीमेंटेशन होगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। दूसरी तरफ हम ये सोचते हैं कि 26 जनवरी 1950 से लेकर 2020 तक ब्राह्मणों ने ऐसा खेल खेला कि रूलिंग में ब्राह्मण, अपोजिशन में ब्राह्मण, थर्ड अपोजिशन में ब्राह्मण, और 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां ब्राह्मणों की, ब्राह्मण राज उन्होंने भारत में स्थापित कर दिया। इसलिए रिजर्वेशन के द्वारा जो कुछ डेवलपमेंट एससी एसटी ओबीसी का दिखाई देता है वो रिजर्वेशन की वजह से, क्योंकि इस दौरान न कांग्रेस ने कोई विकास का कार्यक्रम चलाया, न बीजेपी ने कोई विकास का एजेंडा चलाया, विकास का कोई कार्यक्रम चलाया दिखाई नहीं देता। विकास के लिए एससी एसटी के लिए कुछ कंपोनेंट प्लान था। दिल्ली में दीक्षित जो मुख्यमंत्री थी, उन्होंने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो बजट था 700 करोड़ रुपया, वो खेल की तरफ डाइवर्ट कर, डेवलपमेंट पैसा आता था वो दूसरे की तरफ, सड़क डेवलपमेंट में डाइवर्ट दिया, अलग अलग तरीके डाइवर्ट कर दिया उनको देना। क्योंकि जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, सेंट्रल से जो पैसा आता है वो किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है वो फाइनेंस मिनिस्टर के नियंत्रण में होता है। तो इसका मतलब है कि इनके विकास के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई, जो योजना बनाई गई उसका पैसा या तो वापस जाता रहा, एजी का रिपोर्ट है, या तो एससी एसटी का कंपोनेंट प्लान पैसा वापस जाता रहा, या तो डाइवर्ट किया जाता रहा। कोई कानून नहीं था। रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन ना होने की एक और बात है कि एक डिप्टी सेक्रेटरी के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर रिजर्वेशन अमल किया जा रहा है, और उसके लिए इतना बड़ा कार्यक्रम अमल में लाने के लिए किसी प्रकार का कोई कानून नहीं बनाया गया। एससी एसटी रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन एक्ट, कोई एक्ट नहीं है। जब कानून ही नहीं है तो अधिकारी इसको अमल में क्यों लाएंगे, कोटा पूरा क्यों करेंगे? जब तक ब्राह्मण रहेंगे वो नॉन इंप्लीमेंटेशन करते रहेंगे। अगर मुझे मान लो मुझे अधिकार मिल गया तो मैं क्या करूंगा, ब्राह्मण के साथ ब्राह्मण को कंपटीशन में लगा दूंगा, शेड्यूल कास्ट के साथ शेड्यूल कास्ट को कंपटीशन में लगा दूंगा, शेड्यूल ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब के साथ कंपटीशन में लगा दूंगा, बैकवर्ड को बैकवर्ड के साथ कंपटीशन में लगा दूंगा। और बैकवर्ड में जो ऑल इंडिया लेवल पर जो मेरिट में रहेगा, अगर मान लो 15 सीटें भरनी है तो 15 लोगों को मेरिट में आए हैं और मेरिट वाले को भर्ती कर दी, कोटा पूरा हो जाएगा। एससी एसटी का पॉलिटिकल रिजर्वेशन 22.5% एससी एसटी का, तुम कहते हो कि ये लायक लोग नहीं है। अगर ये लायक लोग नहीं तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन में कहां से मिल रहे? जब पहली बार 1952 में चुनाव हुआ तो जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, अपने खानसामे को टिकट दिए, खाना पकाने वाले को। अगर वो एमपी बनेगा तो पार्लियामेंट में क्या बोलेगा, ये सब्जी में ये मसाला डालना चाहिए, वो सब्जी में गरम मसाला इतना डालना चाहिए, ठंडा मसाला इतना डालना चाहिए, वो समाज के बारे में क्या जानेगा? बाबा साहब अम्बेडकर ने रिकॉर्ड लिख के रखा कि जो कांग्रेस के लोगों को टिकट दिए जाते थे वो ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को,
जो SC ST और OBC के लोगों को टिकट दिए जाते, कम से कम पढ़े लिखे लोगों को, ताकि सवाल पार्लियामेंट में ना उठा सके। ये सारे किस्से मैं इसलिए बता रहा हूं कि इससे पता चलता है कि सारे देश भर में नॉन इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, कानून इसके लिए अवेलेबल नहीं है। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम ये देखते हैं कि बंगाल में भी नॉन इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। उसकी वजह सारे देश भर में ब्राह्मण राज कायम है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ये बात बंगाल के लोगों को ध्यान में रखना चाहिए और इस बात को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। इससे इस समाधान का रास्ता ढूंढा जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अभी 3 मिनट का समय रह गया है, इसलिए 2 बजने को मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं बंगाल के लोगों को अनुरोध करता हूँ कि देश में ब्राह्मण राज कायम है और ब्राह्मण राज को काउंटर करने के लिए सारे देश भर में काम करना होगा। एक देश भर में राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण करना होगा। राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण किए बगैर समस्या का समाधान होने वाला नहीं है, ऐसा करना होगा। ऐसा करने के लिए हमारे लोग साथ सहयोग करेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। दूसरा सत्र 3 बजे शुरू होगा। जो दूसरा सत्र है वो 3 बजे शुरू होगा।